चलो जी, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या आया था? हाफ mv²। ठीक है। इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with velocity 10 meter per second, what will be its काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, क्या? हाफ mv², यानी कि 1/2 इंटू 2, v इज़ 10 इंटू 10, तो ये आ गया आपके पास 100 जूल। ये टाइप 1 है, जिसमें आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूले अप्लाई करते ही आंसर मिल जाएगा। मास भी गिवन है एंड वेलोसिटी भी गिवन है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप 2, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऐसे लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ 10 kg बॉडी is 3i minus 2j plus 4k cap meter per second. Its kinetic energy is टाइप 2। मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो आपको वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। ठीक है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेलोसिटी को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, v डॉट v। ठीक है। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आ जाए? स्केलर आ जाए, तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो आपको v डॉट v निकालना पड़ेगा पहले। तो v आपके पास कितना है? 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप। और यहाँ से आपके पास v डॉट v की वैल्यू, केवल लाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अब अगर a भी i कैप है और b भी i कैप है, तो व्हाट इज i डॉट i? बोर्ड पे देख, व्हाट इज i डॉट i? मॉड i कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। और i का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो लाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 3i डॉट 3i यानी कि 9, माइनस 2 डॉट माइनस 2 यानी कि प्लस 4, 4 प्लस 4 यानी कि 16। ये आपके पास आ गया कितना? 29। और ये आपके पास अगर 29 आया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ m इज 10 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 29। क्या होता है? 29 का स्क्वायर क्या होता है बता सकते हो? 2 5, याद रखा कीजिए स्क्वायर को, नहीं पता? 841। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 29 का स्क्वायर कैसे निकालना है, इसको लिखो 30 माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यह आ गया 901 माइनस 60। कितना आ गया? 841। तो ये आपके पास आ गया है 5 5 4 ज़ा 22, 5 8 ज़ा 42, 42 4205 जूल। ये आपके पास आंसर है। ये है टाइप 1। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया।
दिस इज टाइप 2। आपको जो है वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दे दिया और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो टाइप 3 इनडायरेक्टली। टाइप 3, a ball moving with 2 meter per second, a ball moving with 2 meter per second and accelerated uniformly if the mass is 200 gram, what is its kinetic energy after 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, टेक ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आपको 3 चीज़ें गिवन है। क्या क्या गिवन है? आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको मास गिवन है। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं आपको v की ज़रूरत होती है। ये v नहीं है, दिस इज u। आपको v निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब यहाँ u कितना है 2, a कितना है 2, t कितना है 10, ये कितना आ गया 20। तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 22 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी अब निकाल सकते हैं, लेकिन जो मास है वो आपको ग्राम में गिवन है। उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 22 का स्क्वायर क्या होगा? 484। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 484.4 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। समझ आई ये बात? ठीक है, क्लियर है बात? टाइप 4 पहले समझ लो, बाद में आराम से लिखना। टाइप 4, जो टाइप 4 है उसमें क्या होगा? उसमें आपको 200 ग्राम बॉल accelerates up to 3 meter per second square in 3 seconds. What will be its kinetic energy? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ये बताना है। इस बार उसने आपको एक्सेलरेशन दे दिया है। जब उसने आपको एक्सेलरेशन दिया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा क्या? हाफ mv²। हाफ मास कितना है 200 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से कर दो डिवाइड। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम। 1 2 1 2 इससे कैंसिल, 1/10। ए कितना है 3, टी कितना है 3, 9 का स्क्वायर 81, तो 8.1 जूल। आपसे कैसे भी न्यूमेरिकल आए, आपको हाफ mv² तक पहुंचना है, चाहे उसमें मास आपको दे दे चाहे कुछ भी दे दे। ठीक है, समझ आई इतनी बात? चलो लिख लो अब इसको।
कर दो नेक्स्ट स्लाइड लड़कियों। गौरी चलिए नेक्स्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम।
एक बॉडी है which is moving with velocity u of mass m. After some time its velocity becomes v. So velocity u से v करने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, and that work done is, let's say, for small change छोटे चेंज के लिए, एक मिनट रुकना, for small change in speed, dw is mv dv, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से समझ लो। व्हाट इज वर्क डन, क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो dw आपके पास आ जाएगा f dx। f को मैं क्या लिख सकता हूं, बॉडी का मास a है और वो एक्सेलरेट, सॉरी मास m है और एक्सेलरेट हुई है a एक्सेलरेशन के साथ, ma dx। और इसको मैं लिख सकता हूं, a को क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं m dv बाई dt डॉट dx। व्हाट इज dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी अगर तुम्हें नहीं पता है तो शर्म की बात है बहुत ज़्यादा। क्या होता है, वेलोसिटी mv dv। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्रॉपर वर्क डन आ जाएगा, दैट इज mv dv, u से लेके v तक। और जब हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2। ये लिमिट हमारे पास रहेगी u से v, तो वर्क डन आपके पास आ गया है हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और यहाँ से वर्क डन आपके पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट अगेन वर्क को हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो अगर थीटा आपके पास लेस देन 90 हुआ तो वर्क डन होता है पॉजिटिव, अगर थीटा 90 हुआ तो वर्क डन आ जाएगा 0, और अगर थीटा 1 या ग्रेटर देन 90 हुआ तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। जबकि जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक किसकी हैं, वेक्टर की। तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब इसको वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन करता है। जब मैं लिखता हूं हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बोलो, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहां पे अगर इफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स जो है किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगल वाइज एंगल बन रहा है 0, तो वर्क आना चाहिए पॉजिटिव। तो जो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उसी में हमने फोर्स लगा दिया तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो v यहाँ से ग्रेटर देन u आएगा और वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, इफ फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो यहां से थीटा आएगा 180 और थीटा 180 की वजह से वर्क डन आएगा नेगेटिव। अब वर्क एनर्जी थ्योरम इसको कैसे जस्टिफाई करेगी, v जो है फाइनल वेलोसिटी वो इनिशियल से कम हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, तो इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तीसरी बात, अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो के अंदर थीटा आएगा हमारे पास 90 डिग्री और वर्क डन आ जाएगा 0। तो जब वर्क डन 0 आएगा, अब यहाँ पे सुनो, अगर एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी के ऊपर बैग रखा हुआ है एक, उस बैग का वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से, और गाड़ी इस तरफ जा रही है, गाड़ी की स्पीड पे उस बैग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस सिनेरियो के अंदर v भी उतना ही है जितना u है, और यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है जस्टिफाई कर देती है। एक और छोटी सी बात, वर्क एनर्जी थ्योरम है हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास आ गया हाफ m इंटू 2as, 2 से 2 कैंसिल, एम ए यानी कि फोर्स इंटू एस। ये वर्क डन की ही आपको डेफिनेशन फिर से मिल जाएगी, ये वर्क डन की ही डेफिनेशन आपको फिर से मिल जाएगी, लिख लो उसको। हो गया? कौन बताएगा फिर? सपने आएंगे मुझे, सपने आएंगे गौरी, फिर कौन बताएगा?
हो गया? चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है वो बताना है। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाँ, और लीनियर मोमेंटम का mv। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप सेट करना है, तो मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अगर मैं m से मल्टीप्लाई और m से ही कर दूं डिवाइड, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा मेरे पास? क्या बचेगा भाई? m² v² अपॉन 2m। क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता mv का स्क्वायर अपॉन 2m? mv क्या है? p। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई है p² अपॉन 2m। ये आपको नया फॉर्मूला पता चला है, ये आपको नया फॉर्मूला पता चला है। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच। कांस्टेंट मास है, पहला है फॉर कांस्टेंट मास, मास यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, फॉर कांस्टेंट मास। कांस्टेंट मास के लिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के, तो ऐसा ग्राफ आएगा, मैं पूछूंगा टेस्ट में। दूसरा आपके पास है काइनेटिक एनर्जी और मास, ये है फॉर कांस्टेंट मोमेंटम। इस बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि मोमेंटम कांस्टेंट है। जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी p² के, इसका ग्राफ आएगा ऐसा। तीसरा फॉर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी यहाँ रख रहा हूँ p², यहाँ रख रहा हूँ m, तो ये आ जाएगा p² अपॉन 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो कांस्टेंट है, p² इज इक्वल टू 2me और p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। अगर p² का ग्राफ बना रहे हैं तो आएगा ये, और अगर p और e का ग्राफ, p और m का ग्राफ बना रहे हैं तो अब आपके पास ग्राफ आएगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ्स भी तुमने याद रखने हैं, फॉर्मूला ये, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया है। सेकंड थिंग, एक नोट लिख लो, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय n%, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये कैसे आया है, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, अगर मोमेंटम n% से इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी 1 + n/100 का स्क्वायर -1 इतने % से। एग्जाम्पल के लिए, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 20%, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी 1 + 20/100 का स्क्वायर -1 × 100, तो 20/100 यानी कि 0.2, 1 + 0.2 कितना आ जाएगा 1.2। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12? 144, 1.44।
1.44 माइनस 1 0.44 और 0.44 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 44%। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं अगर मोमेंटम परसेंटेज और काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज। मोमेंटम 10% बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा, 70 बढ़ेगा, 80 बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा और 100 बढ़ेगा। 100% का मतलब क्या होता है? क्या होता है 100% का मतलब? डबल। सौ परसेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ 100% बढ़ी है तो वो अपने डबल होगी। 10 रुपये का 100% कितना होगा? 10 रुपये ही तो होगा। परसेंटेज जब हम निकालते हैं, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 100%, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ 100/100। परसेंटेज का मतलब 1/100, तो उतना ही। अब ये मैं कह रहा हूँ कि ये और 100% बढ़ गया, तो अब ये डबल हो गया अपना। तो अगर मोमेंटम बढ़ेगा 10%, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 21%, 20% 44%, 69%, 96%, 125%, 156%, 189%, 224%, 261% और 300%। आप वैल्यू डाल करके चेक कर सकते हैं हर बार। ठीक है, कल इसी पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये कहाँ से आया, यूनिट्स बताऊंगा, डायमेंशन बताऊंगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी, और फिर पोटेंशियल एनर्जी।